अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 63 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। बहुत ज़्यादा काम करना है इसलिए खामोश होकर बैठे हैं। 15 से 20 मिनट में ये हमने ख़त्म करना है। सिद्धि वाला सवाल, उसके बाद टाइम ही नहीं किया तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शुरू कर दिया। इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, डिविडेंड और पहली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमने छोटी सी बना भी ली है। ठीक है, अच्छा जी। इस टॉपिक के अंदर जो छोटी मोटी रिवीजन रह गई हैं वो बीआरएस और मार्कअप मार्जिन की है। बीआरएस की एडजस्टमेंट मैंने इसमें करवा दी थी, जिसमें कुछ बातें मैंने डिस्कस कर भी ली हैं, और अब कोई 10 से 15 मिनट की एक रिवीजन रहती है, वो किसी भी वक्त कर लेंगे जब जरूरत महसूस करूंगा मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट 5 तक आपकी क्लास में हुआ था, 6 तक हुआ था। चलें 6 देखें फिर जी। 5 समझ आ गई थी सही? कोई मसला तो नहीं है? चले, एडजस्टमेंट 6, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 4100 वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। ये गलती है, पहले तो सही वाला काम कर लें। एडजस्टमेंट 6, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है जी? डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है जी? बोलें। क्रेडिटर डिस्काउंट रिसीव कर लें, पहले वही करें। क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट। आप जिससे कंफर्टेबल है लिख लें, वो कोई मसला नहीं। कितना था? 4.1। ठीक है, अब इस डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को काट के आप करते हैं जी, अब तो रवाज बदल गया है, अब हम इसको क्रेडिट किया करते हैं परचेजेस को ही। ठीक हो गया? अच्छा, उन्होंने क्या किया गलती से? वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, यानी उन्होंने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को। ठीक है, क्रेडिटर के बारे में तो चुप है ना, तो फिर क्रेडिटर डेबिट हुआ 4.1 से, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हुआ डेबिट 4.1 से, क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब इस डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को काटकर इसकी जगह लिख दें, रूल बदल गए हैं जी। अब आईएफआरएस 15 ने आके कहा इसको सेल्स में डेबिट किया करें। ठीक हो गया? ऐसे ही लिख लिया करें, डिस्काउंट अलाउड रिसीव, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे बाद में कर ये दिया करें। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्रेडिटर डेबिट होना था। ठहर जाओ, मुझे सोल्यूशन तो ओपन करने दो। ये बड़ी मुसीबत होनी है, अब एक ही फाइल है, बार बार चेंज हो जाए जी, यानी कि एक ही चैप्टर है ना। ये देखें जी, क्रेडिटर डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना कीजिए। परचेजेस क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई, कर लें परचेजेस क्रेडिट। ये मैंने कहा ये डिस्काउंट रिसीव को काट के यहाँ पे क्या किया हुआ है? परचेज। सोल्यूशन साथ साथ बदल रहे हैं ना, जो सवाल करवाए हैं उसके सोल्यूशन मैंने बदल दिए हैं। इसके अलावा को सवाल करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे, फिर उसमें डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड को नेट कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्रेडिटर पर सेल्स को डेबिट कर दिया है, गलत किया है, सही करना है तो सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो सेल्स क्रेडिट हो गई 4.1 से। अब सब कुछ ग्रीन हो गया है, तो भी दूसरा इंपैक्ट कहां डाल दो? सस्पेंस। ठीक है जी, मैं ना प्रॉफिट की एडजस्टमेंट इस सवाल की आज करवाना भूल गया। खैर, अब नजर आ रहा है आपको, सेल्स क्रेडिट मतलब सेल्स बढ़ रही है, सेल के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस कम हो रही है, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस के कम होने से भी प्रॉफिट बढ़ेगा। और इसने जीपी का कहा था, सेल और परचेज दोनों जीपी से ऊपर आते हैं, तो किताब वाले सोल्यूशन में ये चेंज भी हो जाएगी कि ये अब जीपी को हिट करेगा। ठीक है, वो पुराना सोल्यूशन है जिसमें डिस्काउंट अलाउड और रिसीव नीचे आते थे। खैर, ये मैं कल खुद करवाऊंगा ना प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, तो वो भी करेक्ट कर लेना बाद में, फिलहाल एंट्रीज कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाली एडजस्टमेंट की बात क्लास में हुई है जबानी। मैंने आपको कहा था कि अगर एसी बेचने वाला अपने शोरूम के अंदर एसी लगाना चाहे तो जो उसने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं एसी, उनमें से एक निकाल के अपनी दीवार पे लगा के उसको उसकी ठंडी हवाएं एंजॉय कर सकता है, इसकी इजाजत है। लेकिन हमें एक एंट्री करनी पड़ती है कि अब एक चीज इन्वेंट्री से निकल के फिक्स एसेट में आ गई है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने ना दूसरी क्लास के अंदर एक जगह पर लिख लिया था, जहां पे ना हम वो कर रहे थे, ये एंट्रीज कर रहे थे ना, ये एंट्री कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेंट्री टू पीपीई, जबानी बात हुई है, तो एंट्री क्या करो? फिक्स एसेट में ट्रांसफर किया ना इन्वेंट्री को। आप एक बिकने के लिए चीज आपने रखी हुई थी, आप उसको आप यूज करने लग गए हो, तो इन्वेंट्री नहीं रही वो, अब वो फिक्स एसेट बन गया, तो उसकी एंट्री होगी फिक्स एसेट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो पीपीई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हो तो इन्वेंट्री क्रेडिट, पीरियोडिक यूज कर रहे हो तो परचेजेस क्रेडिट। ये अब मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन ये एंट्री हमेशा करनी किस पे है? कॉस्ट पे। खुद को चीज बेच के खुद से प्रॉफिट नहीं कमा लेना। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लें, ये मैंने वहीं पर लिखा है, इसमें एक जगह छोड़ दी मैंने, जिसमें मैंने इंशाल्लाह आपको एक एंट्री करवानी है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश वाली, एनपीओ के टॉपिक में जाकर, तो वो भी यहाँ पे कर लेंगे। ऐसी कोई चीज इस तरह की आएगी तो यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है,
तो अगर आप कोई चीज अपनी बिकने के लिए जो रखी हुई थी, इन्वेंट्री पे पड़ी थी, स्टॉक था आपका, फॉर सेल था, आपने खुद यूज करना शुरू कर दी है, तो उसको रिक्लासिफाई कर ले, वो पीपीई बन गया, इन्वेंट्री नहीं रहा। ठीक है, तो पीपीई डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट एट कॉस्ट, डन। पढ़े जी। एसबी स्टार्टेड यूजिंग एन इन्वेंट्री आइटम एज ऑफिस मशीन इफेक्टिव फ्रॉम यकम अक्टूबर 18। असल में ना ये ऑफिस मशीन और इक्विपमेंट का सप्लायर है, डीलर है। मैं मिसाल के तौर पर यूं कह सकता हूं, मिसाल के तौर पर ये फोटोकॉपी मशीनें बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं और उनको फिर आगे सप्लाई करते हैं। अब अपने दफ्तर में फोटोकॉपी मशीन की जरूरत पड़ेगी तो फिर साथ वालों से थोड़ी लेने जाएंगे, बस अपनी फोटोकॉपी मशीन निकालेंगे और इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी, तो एंट्री क्या होगी? तो ये मैं एंट्री अब कर नहीं रहा, ओरिजिनल रॉन्ग। ओरिजिनल ये होना चाहिए था क्या? ओरिजिनल क्या होना चाहिए था बताएं? पीपीई ऑफिस मशीन लिख लो, ऑफिस मशीन डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से जी? अब ये देखो, वो कहता है नो, पहले चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड, एंड की बात बाद में देखते हैं। नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड यानी ये होना चाहिए था, रॉन्ग, ये नहीं हुआ, तो ये कर लेंगे। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री पे यही करना है, ठीक है ना। ओरिजिनल ये होना चाहिए था, रॉन्ग, रॉन्ग क्या हुआ है जी? कि ये हुआ नहीं, नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड, ठीक है ना। तो रॉन्ग क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में फिर यही एंट्री पास कर लेंगे, इसलिए मैं ओरिजिनल रॉन्ग लिखूंगा ही नहीं, ठीक है ना, स्किप करेंगे अब। लेकिन अगली बात लिखा हुआ है सवाल में, द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस 145 एंड 182 रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताओ ये एंट्री किससे करनी है? शुक्र है ये मार्कअप मार्जिन यूज करना नहीं पड़ा, वरना मेरे रिवाइज करने का टाइम नहीं था। कल टाइम थी वाला सवाल करेंगे ना, उसमें यूज होना है। जब यूज होना है तो वहां पे भी सिखा दूंगा और इंशाल्लाह रिवीजन भी करा दूंगा, कल या परसों जब भी करेंगे। स्टेटमेंट चली गुटी से जब थोड़ा सा सांस मिलेगा ना, कुछ कॉन्सेप्ट जब मेन कर लेंगे, क्योंकि आज मैंने डिविडेंड पढ़ा दिया, शेयर कैपिटल पढ़ा दिया, राइट इश्यू का कॉन्सेप्ट, उसकी जनरल एंट्री कल सिखानी है, और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम वाला कॉन्सेप्ट कल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर सिर्फ बाय बैक ऑफ शेयर्स रह जाएगा, जो एंड पे देख लेंगे। वो इतना अभी तक टेस्ट नहीं हुआ कभी, लेकिन करवाना तो होता ही है। उसके अलावा पेपर के लेवल का सवाल करने के काबिल आप हो जाएंगे कल इंशाल्लाह। वैसे तो आज भी काफी हद तक हमने इंपॉर्टेंट बातें कर ली। खैर, तो ये एंट्री किससे होनी चाहिए जी? 145 से। तो ऑफिस मशीन डेबिट, और ऑफिस मशीन डेबिट कितने से? 145 से। और पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड यूज कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन में देखें तो फिर परचेजेस क्रेडिट करेंगे। ये सवाल के हिसाब से चेंज हो सकता है, ठीक है जी, डन। तो ये होना था, ये नहीं हुआ, तो ये कर लेते हैं, मशीन डेबिट 145 से और परचेजेस क्रेडिट, डन। लेकिन अब साथ ही अगला मसला आएगा, एसेट हिल गया तो डेप्रीसिएशन भी हिल जाएगी। एसेट बढ़ रहा है, डेप्शन को भी बढ़ा दो। डेप्शन बढ़ाने की एंट्री है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट। ये एंट्री इधर आ गई, जरा नीचे बीच में एक और एंट्री है, वो क्या है बताता हूं अभी, ठीक है। अब यकम अक्टूबर से ये यूज करना शुरू किया, लेकिन कोई एंट्री नहीं की, मतलब उन्होंने इसको फिक्स एसेट बनाया ही नहीं, तो डेप्शन भी नहीं की। कब से नहीं की? यकम अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और अगली बात, मेथड है स्ट्रेट लाइन 10%, सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस 10%, लेकिन पहला साल इसमें तो रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे ही। तो 145 को पकड़ो, 10% लगाओ और 3/12 करो, तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, डेप्शन बढ़ गई। क्लियर? मुश्किल तो नहीं कोई? सबको समझ आ रहा है? साथ ही हैं? अच्छा, अब एक छोटा सा मसला और भी हो गया। वो मसला ये है कि जब इन्होंने पीपीई डेबिट परचेजेस क्रेडिट नहीं किया और क्लोजिंग स्टॉक की गिनती करते हुए इसको भी स्टॉक में गिन लिया, तो एक मसला और भी हो गया। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हम स्टॉक की एंट्री करते हैं बच्चों। एक मिनट में जाता हूं उधर ही यार, चल ना भाई, चल ना प्लीज यार। अच्छा, ये लेक्चर नोट्स और यहां कहीं पर हमने वो इन्वेंट्री वाला सारा खाता खोता खोला था, खाता खोता खोला था, ये रहा। अरे वाह 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 वाह। पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली काउंट करते हैं और उसकी एक एंट्री पास करते हैं, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। नजर आ रहा है सबको? ये तो करवा दिया है ना। अब अगर ये स्टॉक की एंट्री करते हुए जो स्टॉक काउंट किया वो गलती से ज्यादा हो गया है, तो ये एंट्री ज्यादा से पास हो गई है, सही करने के लिए क्या करोगे? कम। और अगर कम हो गया गलती से, तो सही करने के लिए बढ़ा दोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इन्होंने की होगी, जितना भी निकला होगा स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, उसमें एक मशीन गलती से शामिल हो गई है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये एंट्री देने में आ गई ना। और ये ऐसे शॉर्टकट भी सिखाया हुआ है,
चलो ना, कल आपका टर्म टेस्ट बनाता रहा, लैपटॉप नाराज हुआ पड़ा है। दोनों ही सोल्यूशन आ गए हैं। फ्राइडे को है 69, मैं देख ले। हाँ वो ना डेली एक कर दिया था हमने, सॉरी। चलो तो और टाइम मिल गया, और मुझे भी और टाइम मिल गया। वैसे मैंने 59 मार्क्स का बना लिया, मैंने सोचा था 11 नंबर के एमसीक्यू डाल के 70 का कर लेंगे। ठीक है, अभी एमसीक्यू रहते हैं। अच्छा सुनो सुनो, ये देखो जरा दोबारा एडजस्टमेंट किधर गई। ये एडजस्टमेंट पूरी पढ़ो प्लीज बेटा, चुप कर दें आप, ये कमेंट्स ना शुरू कर दिया कर, मैं क्लास से निकाल दूंगा हंसने वालों को भी। पूरी एडजस्टमेंट पढ़े जरा, कितने गई है रही। अब पूरी पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट। स्टार्टेड यूजिंग इन्वेंट्री एज ऑफिस मशीन बट नो एडजस्टमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। तो पहले हमने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की, उसकी डेप्थ रहती थी, वो भी रिकॉर्ड की। लेकिन अगली बात, अगला मसला, एंड दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अल्लाह के बंदो, ये इन्वेंट्री है, अब ये तो पीपी ही है, एंट्री तो कर ली, लेकिन मसला ये है कि वो सब कुछ कर चुके हैं, इनका अकाउंट्स बना चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उन्होंने जो स्टॉक की एंट्री की होगी, उन्होंने उसके अंदर इसको भी शामिल करके एंट्री की होगी। तो गलती से हमारा स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। अब स्टॉक को कम करना है, मैंने कहा था ओरिजिनल रॉन्ग मत सोचा करो, डायरेक्ट एंट्री करो। तो 145 से स्टॉक को कम करो, तो स्टॉक क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो स्टॉक कितने गया ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 145 से क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट। ट्रेडिंग मैंने कहा काट दिया करो, आपको ऐसे कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 7 थी। कोई मसला है तो पूछना, हाइब्रिड में कोई मसला। बातें मत करें, एक दो तीसरी रो के अंदर फीमेल स्टूडेंट जो बैठी हैं, बातें मत करें प्लीज, और जो बातें करें मुझे बता दें आगे भाई, इनसे माजरत करें, इस क्लास में है प्रॉब्लम। अच्छा जी, कोई मसला बच्चों नहीं है, चलें आगे। अब भाई यहां से ना टाइम नोट करना है। ये एडजस्टमेंट ना पिछली क्लास में थोड़ी सी गलत हो गई थी, तो ये रिकॉर्डिंग कट करके उनको दे देनी है। अच्छा जी, मैंने ये एंट्री जहां की नहीं उधर कर दी है, ओहो। यानी एडजस्टमेंट नंबर 7 है ना ये, एडजस्टमेंट 7 की ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था ऑफिस मशीन डेबिट पर शेजेस क्रेडिट, नहीं हुआ तो कर लें 145 है। फिर साथ ही इसका डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट नहीं हुआ तो कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसकी डेप्रीसिएशन भी वहीं पर चार्ज हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक की एडजस्टमेंट है। मैंने आपको कहा हुआ है कि स्टॉक की एडजस्टमेंट कभी भी आप ओरिजिनल रॉन्ग करके ना किया करें, बल्कि आप डायरेक्ट ही किया करें। तो मैंने इसलिए वो भी एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखी नहीं, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग के अंदर मैंने इसको नहीं लिखा। ना डेप्शन इंपैक्ट के लिए मैं ओरिजिनल रॉन्ग में आया हूं, ना ही मैं स्टॉक वाली एडजस्टमेंट के ओरिजिनल रॉन्ग में आया हूं। कोई मसला तो नहीं है, ये मैंने बता दिया, ठीक हो गया। चले अब एडजस्टमेंट 8 की तरफ चलते हैं। तस्वीर खिंचवा के भेजी थी ना, कुछ फायदा हुआ था उससे? जाते जाते तस्वीर खिंचवाई थी। कितने बच्चों ने ये एडजस्टमेंट कर लिया घर पे? कितने बच्चों ने टाइमथी वाला सवाल कर लिया है? यानी करवाने का बोल जो दिया खुद ही करवाएगा, हम क्यों करें? पर्चा मैंने देना, आपने देना, आपने। मेरा पर्चा पास है। अनदर ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 270 विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ, बातें मत करें प्लीज, 127 ऑन यकम जनवरी 18 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन यकम सितंबर 18 फॉर 80,000। ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले कर लेते हैं जी। मैंने किसी वजह से ये जगह छोड़ी हुई है, ठीक है ना, किसी वजह से ऊपर वाली जगह क्यों छोड़ी है देख लेते हैं। अभी फिलहाल तो मुझे डिस्पोजल की ओरिजिनल एंट्री बता दो क्या होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, ठीक है जी, ठीक है, जैसे आप कहें। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, ऑफिस मशीन क्रेडिट। अब जी ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 270, यानी कि हम क्रेडिट कर देंगे ऑफिस मशीन को 270 से, ठीक है। मैं बेटा पीछे भेज दूंगा आपको, बस बहुत हो। हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 127 ऑन यकम जनवरी 18। अब ये मसला है, अगर ये कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू दी होती ना यकम सितंबर 18 की, बिकने वाले दिन की, तो हम पता क्या करते, 270 माइनस 127, हमारी रिडक्शन आ जाती। पर मसला ये है, इसको जरा क्लोज करके लिख लूं, बाद में वर्किंग कर लेनी है हमने इसकी। 270 माइनस 127 करके जो रिडक्शन निकलनी है वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये यकम जनवरी 2018 का है। अगर आपने रिडक्शन निकालनी है तो यकम सितंबर तक की निकालनी है। अगर यकम सितंबर की ये बुक वैल्यू होती है तो फिर सुकून से हम इसको माइनस करते, सिंपल सी एडजस्टमेंट होती। तो ये काम तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम 127 को माइनस नहीं कर सकते। अब इसका मतलब हमें डेप्रीसिएशन इन 8 महीनों की भी निकालनी चाहिए, 8 महीने 31 अगस्त तक। और बोलो, और मेथड कौन सा है?
रिड्यूसिंग बैलेंस। अब बुक वैल्यू यकम जनवरी 18 गिवन है तो अच्छी बात है ना, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है तो इसी के ऊपर ही रेट लगा करता था, ठीक है। तो ओरिजिनल डेप्रीसिएशन 127 इंटू 10%, लेकिन 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 8/12 करना था। कितना? राउंडिंग नहीं करनी प्लीज, ठीक है। पिछली क्लास में राउंडिंग की थी तो क्लास वाले सोल्यूशन से मैच नहीं हो, बुक वाले से मैच नहीं किया ना, बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं लेते। तो एग्जैक्ट फिगर बताओ। 8 पॉइंट नहीं, 127 के ऊपर ना बेटा, 8.84 आ गया, 8.46, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये ओरिजिनल डेप्शन होना चाहिए, सही है। अच्छा, अब जब ये डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारी जो डेप्रीसिएशन है इस वक्त, हमारी डेप्रीसिएशन एज ऑन यकम जनवरी 18 निकल सकती है। वो कैसे निकलेगी? वो कैसे निकलेगी? 270 की कॉस्ट है, 127 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, तो बता देंगे 143 की 127 की बुक वैल्यू, सॉरी, तो 143 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बनती है यकम जनवरी 18 तक। लेकिन हम चाह रहे हैं एक्यूमुलेशन को आ जाए एज ऑन यकम सितंबर 18 या 31 अगस्त। तो फिर जितनी एक्यूमुलेशन यकम जनवरी तक है उसमें ये 8 महीने की डेप्रीसिएशन कर देंगे हम ऐड। कितना आया? 0.46, ये हमारी एक्यूमुलेशन आ गई एज ऑन 31 अगस्त 18 या यकम सितंबर 18। ठीक हो गया? बात समझ आती है? अब ये हमारी रिक्वायर्ड फिगर थी, इस तरह से निकली। डायरेक्ट 270 माइनस 127 करते हैं तो 143 आता है। वो 147 यकम जनवरी 18 का है, वो यहां डेबिट नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने वहां पे लिखकर उसको काट दिया था, ठीक है। तो इसको वर्किंग 1 कहा हमने, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वर्किंग 1 में हो गई डेबिट। कितने से? 151 पॉइंट। लेकिन साथ ही ना एक और एंट्री भी आपने की है। कौन सी भला? ये डेप्रीसिएशन की एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना बेटा, डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 8.46 से, तभी तो डेप्रीसिएशन बेटा, नहीं रेक्टिफिकेशन, ये ओरिजिनल होना ये चाहिए था, रेक्टिफिकेशन तो बाद में करेंगे ना, अभी तो मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए था। ये डेप्रीसिएशन चार्ज होगी तो डिडक्शन 143 से 151 पे आएगी ना, तो पहले मैंने इसलिए एंट्री की जगह ऊपर जोड़ दी थी कि ये देखो 8 महीने की डेप्शन चार्ज हुई और अब अक्यूमुलेशन जो है वो 143 से बढ़ के ये ओपनिंग अक्यूमुलेशन थी, ये फॉर द ईयर 8 महीने की, तो ये क्लोजिंग जितनी डेट ऑफ सेल तक की जिस दिन की हमने निकालनी है। यहां तक वो मसला। अच्छा जी, कैश कितना आया था? 80,000 जी, तुसी ये लें जी। और लॉस है जी, बताएं कितना? 38.5। डन हो गया जी। अच्छा, अब ये तो होना चाहिए था। अब आगे उसने जो मून्स चढ़ाए हुए हैं वो देखते हैं। द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू अजनवा कम अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसने यहां से मेरी पिछली क्लास में ना एडजस्टमेंट थोड़ी सी गलत हुई है, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग कट करा के उनको भी देनी है यूट्यूब पे जी। जी बच्चों, उन्होंने क्या कर दिया? कैश डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कर दिया तुस्सी से, ठीक है, लेवल ही कर दिया उन्होंने। और तो और रुके नहीं वो, और पता है क्या कर दिया उन्होंने? और पढ़ो 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 पढ़ो। एंड होल ईयर डेप्शन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन, यानी डेप्रीसिएशन वरॉन्ग हो गई। अब वरॉन्ग डेप्रीसिएशन निकलने लगी है, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बुक वैल्यू वाला मेथड है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 127 पर 10% लगाने की बजाय उन्होंने 127 में एक गलती की, पहले एक्यूमुलेशन क्रेडिट हो गया। क्या ख्याल है? अगर एक्यूमुलेशन क्रेडिट हो गया है तो बुक वैल्यू 127 तो नहीं लेने से भी कम हो जाएगी। रॉन्ग एंट्री में, ये मैंने पिछली क्लास में ना मैंने वो ये एंट्री नहीं सही करवाई, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग यहां से कट करवानी है उन बच्चों के लिए। मुझे बताओ, अक्यूमुलेटेड डेप्शन गलती से क्या हो गया? क्रेडिट। यानी ये जो फिगर है ये 127 की फिगर आनी चाहिए थी ना, बोलो, गलती से इसमें 80 ऐड कर गए, बोलो। यानी कि अगर इसमें आप प्लस 80 करते हो तो ये फिगर कितनी बन जाती है? मैं आगे डायरेक्ट ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर बता रहा हूं कि 127 में अगर आप 80 ऐड करो गलती वाला तो ये 207 हो जाएगा। जब ये 207 होगा तो 270 में से 207 माइनस होकर, लेकिन ये नहीं करना चाह रहा मैंने तो ये कहना है कि हमारी बुक वैल्यू 207 गलती से हो गई है। क्या ख्याल है? नहीं, सॉरी, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये हो गया, सॉरी। होता क्या है, बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगता है, यानी कि इस 127 पे रेट लगना है। और ये 127 कैसे निकला होगा? ये 127 ऐसे निकला है कि आपने 270 में से 143 को माइनस किया। जरा बताओ कितना आता है? ये क्या है? कॉस्ट।
ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये क्या है? असल में ये इस तरह से, जरा देखना बड़े ध्यान से, ऊपर ले आओ इसको। 127, 143। अगर वो चवल ना मारते, लिक्विडेशन को क्रेडिट ना करते गलती से 80 से, तो बुक वैल्यू ये बनती और इस पर ये रेट लगता और ये सही डेप्रीसिएशन होती। समझ रहे हो? लेकिन उन्होंने गलती से यहां पर 80 ऐड कर दिया। अब जब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में ये गलत 80 ऐड हुआ, तो मुझे बताओ अक्यूमुलेशन कितनी हो गई होगी? तो 270 तो कॉस्ट अपनी जगह ही थी, लेकिन ये 223 हो गया गलत। और बुक वैल्यू, तो उन्होंने फिर 47 पर डेप्रीसिएशन फुल ईयर चार्ज की होगी। ये बात समझ आ रही है? हम कह रहे थे 127 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करो 8 महीने, ठीक है? उन्होंने कर दिया 47 और फिर उस पे डेप्शन चार्ज कर गए पूरा साल। अब मैं ये 47 वहां से उठा लूं, मेरी मर्जी है। अगर मैं यूं कर दूं आपकी इजाजत से, आसान कर दूं, ये तो है ना मुश्किल तरीके से सोचना, ये बड़े मुश्किल तरीके से सोचना पड़ा, ठीक है ना? इसका शॉर्टकट है मेरे पास, अगर आपकी इजाजत हो तो। 127 की बुक वैल्यू है जिस वक्त अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अभी इस साल के 8 महीनों की डेप्शन माइनस नहीं, उसने गलती नहीं की, सही बुक वैल्यू ये थी। उनने गलती में क्या किया? 80 को अक्यूमुलेटेड डेप्शन में क्रेडिट कर दिया, यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बढ़ गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बढ़ गई तो ये बुक वैल्यू फिर कम हो गई 80 से, वही आता है जो आंसर था 47। अब इस कम बुक वैल्यू पे उन्होंने 10% रेट लगाया और कोई मंथ शांत उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे 4.70 की डेप्रीसिएशन रॉन्ग है जो उन्होंने चार्ज की, ठीक है? इसको जरा देख लें भाई और हजम कर लें। ये वाली एडजस्टमेंट जो है ना, ये वाली एडजस्टमेंट मैं ना असल में करना गलत कर गया था पिछली क्लास में। बच्चों के लिए मैं रिकॉर्डिंग जो कट करा रहा हूं, ठीक है? तो बात समझ आई है? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और ये एंड पे उन्होंने जब डेप्शन निकालनी है तो कॉस्ट में से ओपनिंग अक्यूमुलेशन माइनस करके बुक वैल्यू निकलती है, उस पर रेट लगाते हैं ना। अब उन्होंने तो अक्यूमुलेशन के अंदर 80 की गलती की हुई है, यानी अक्यूमुलेशन जो है वो 143 माइनस होकर 127 निकलती बुक वैल्यू, उस पर रेट लगता, जो कि हमने भी किया है। इस पर रेट लगना चाहिए था ना, इस पर रेट लगता, सही है? लेकिन उन्होंने गलती में कैश डेबिट और अक्यूमुलेशन क्रेडिट कर दिया। अक्यूमुलेशन बढ़ गई, अक्यूमुलेशन बढ़ी तो बुक वैल्यू कम हो गई और इस कम बुक वैल्यू पर उन्होंने रेट लगाया और फिर मंथ भी 8/12 नहीं किया बल्कि पूरा साल डेप्शन कर दी। तो ये मुश्किल तरीका था, मैंने कहा सोचने का, ये आसान है क्या? बुक वैल्यू 127 है, उन्होंने गलती से अक्यूमुलेशन को क्रेडिट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। अक्यूमुलेशन बढ़ने से बुक वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये है अक्यूमुलेटेड, सॉरी ये क्या है? बुक वैल्यू। और ये अक्यूमुलेशन का बढ़ना था। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बढ़ी तो बुक वैल्यू कम हो गई, ठीक है? और उस कम बुक वैल्यू को उन्होंने रेट लगा दी, ठीक है? समझ आ गई? किसी को भी समझ नहीं आई तो पूछ लें प्लीज, ठीक है? नहीं अभी नहीं भाई, पूरी एडजस्टमेंट पहुंचाने थे जब तक रेक्टिफाइंग एंट्री ना हो जाए। हमें भी कह रहे हैं बस स्टॉप कर दूं उन बच्चों के लिए जी। अब मुझे बताओ, होना चाहिए था 8.46 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, लेकिन उन्होंने जो डेप्शन निकाली है वो 4.7 है, तो उन्होंने ये रॉन्ग एंट्री कर दी है, ठीक है? और बोलो, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट उन्होंने कितने से कर दिया है? इंपैक्ट तो हम खुद ब खुद निकाल लेंगे ना जब अभी, ठीक है? अब यहां पे क्या करेंगे हम कहेंगे जी डेप्शन जो है वो शॉर्ट चार्ज हुई है। क्या ख्याल है? शॉर्ट चार्ज है, होनी चाहिए थी 8.46, हुई है 4.7 से, तो मजीद कोई डेप्शन चार्ज करना पड़ेगी ना। वो वैसे भी मैं ओरिजिनल एंट्री करके आया हूं, काम चल जाएगा। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? आ जाओ अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें। बहुत मुश्किल है, देख लेना। अब सबसे पहले डेप्शन एक्सपेंस को पकड़ते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 8.46 से डेबिट होना चाहिए था और सारी ओरिजिनल एंट्री गई, और 4.7 से गलती में डेबिट हो भी गया है। तो मजीद देखो इंपैक्ट खुद ब खुद निकल आया। इंपैक्ट खुद ब खुद, रॉन्ग एंट्री के अंदर मैंने वो डेप्शन डाल दी ना। हम कह रहे हैं ये होना चाहिए था, उन्होंने ये कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली वही इंपैक्ट निकल रहा है। डेप्शन जितनी कम है, शॉर्ट है, वो निकल आएगी, ठीक है ना? चलें छोड़े, मुझे बताएं डेप्शन एक्सपेंस को बढ़ा लो। ये कैसे बढ़ाया आपने जी? आपने कहा 8.46 से डेबिट होना था, गलती से 4.7 से चलो हो ही गया है, तो मजीद डेबिट कर दो 3.76, ठीक हो गया? नेक्स्ट, ये अब सही है सर्कस। अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट होना था और डेबिट होना था ओरिजिनल। अब इसको ना ऐसे करके लिख लेते हैं, पिछली क्लास में वैसे ही किया था, सिर्फ एक काम सिर्फ नहीं किया था छोटा सा, वो जो 80 की गलती है उसको डेप्शन के अंदर लेकर नहीं आया था मैं, इसलिए मैं कॉपी करवाया, वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, कट करवाया उनके लिए। बाकी तो सब सेम है जी। ये देखें, ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है ओरिजिनल एंट्री में। ये दोनों इंपैक्ट्स का असर, इन दोनों इंपैक्ट्स का असर ओरिजिनल एंट्री में क्या बनता है? बताओ, बोलो। बता नहीं सकते? नहीं बता सकते?
देखो नहीं, यूं बोलो ना, क्रेडिट होना था 8.46 से और डेबिट होना था 151 से, तो नेट में क्या होना था? कितने से? 143 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट डेबिट होना चाहिए था। मैं क्यों अलग अलग लेके चलूं? नेट कर लिया, ओरिजिनल एंट्री में नेट बोल दिया, नेट नेट करके रेक्टिफाइंग करना आसान है ना। तो अक्यूमुलेशन ओरिजिनल एंट्री ये होना चाहिए था, अक्यूमुलेशन 8.46 से पहले क्रेडिट होना चाहिए था, डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन वहां पे पहुंचनी चाहिए थी, फिर उसको डेबिट करना चाहिए था, तो मैंने नेट बोल दिया। कोई एतराज? नेट में 143 अक्यूमुलेशन क्या होना चाहिए था? डेबिट। रॉन्ग एंट्री क्या बता रही है कि 80 से, और किसको मैंने क्यों किया हुआ 80 को मैंने हाईलाइट किसी और वजह से किया होगा, इसको जरा हटाए ना ताकि कलर सेम हो जाए। जी ये जी 80 से क्रेडिट और 4.7 से क्रेडिट, ये जरा थोड़ी सी चेंज है पिछली क्लास वाली की, जिसके लिए मैं ये कर रहा हूं सारा काम। और कट शट वाला 80 और 4.7 का मतलब 84.7, यानी इन दोनों इंपैक्ट्स का टोटल जो है नेट में अगर बोलूं तो वो क्या बन रहा है? 84.7 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्रेडिट हो चुका है। अब इजी हो गया काम, ठीक है ना, और इंपैक्ट भी काफी उड़ गए। मैंने नेट करके बोला ताकि जिंदगी आसान हो जाए, ये समझ आइए सबको। ओरिजिनल एंट्री कह रही है 143 से क्वेश्चन को डेबिट होना चाहिए था, पर गलती से 84 से क्रेडिट हो चुका है। तो एक तो हमने इसको 143 से डेबिट करना है, वो नहीं हुआ, उसको कर लें। तो मैंने दोनों को नेट करके लिख दिया, ठीक है, वो पर ले दोनों को। 143 से डेबिट होना चाहिए था ना, बोलो नहीं, कर लो नेक्स्ट। और गलती में क्या हो गया? उल्टा 84.7 से क्रेडिट हो गया, तो गलत है, रॉन्ग है। तो सही करने के लिए इसको भी क्या करेंगे? डेबिट, तो प्लस 84.7, जी बोले 227.7, ठीक हो गया? कितने पर क्या बात करते हैं जी। नेक्स्ट, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था, नहीं हुआ, तो कर लें इस बेचारे को भी, ये बेचारा तो ऐसे सादा सही है 38.5। फिर ऑफिस मशीन क्रेडिट होना था 270 से, नहीं हुआ, तो कर लें ऑफिस मशीन को क्रेडिट, कितने से? 270 से, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने दूसरी क्लास से चेंज कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री इसीलिए कर दी थी, वहां पे दिखाई नहीं कि जरा तफसीली एंट्री है, ठीक है बच्चों। अच्छा आप देखो ना, ये पूरे सवाल में एक एंट्री थी जिसने को शायद कैलकुलेशन में परेशान किया है, तो बाकी आसान नंबर भी तो होते हैं, इसलिए ऐसी एडजस्टमेंट होती है जो ना इससे पहले कभी आई ना इसके बाद कभी आई, आ गई एक दफा, कोई बात नहीं, बाकी सवाल भी तो पड़ा है। कितने नंबर का सवाल है? 15 नंबर का, 18 का, उसमें से आपके ख्याल में ना, आपके ख्याल में से एडजस्टमेंट के 17.5 नंबर इसके होंगे और आधा नंबर बाकी सारे सवाल को। ये आप लोगों का जहनियत बता रहा हूं। नहीं भाई नहीं, अगर इस रेक्टिफाइंग एंट्री में 1 2 3 4 चीजें आ रही है ना, तो ये 2 नंबर की होगी, कैलकुलेशन ज्यादा है, 2 से 3 की हो जाएगी, और बाकी सवाल तो यही है, ठीक है। तो 15 तो फिर भी मौजूद है, लेने वाले बनो, बाकी तो सवाल सारी एडजस्टमेंट करके देखिए, आसान ही, ठीक है। इतने भी देख लीजिए, ओह कहते की होया पे सेम है, जरा देख लो। पिछली क्लास में वो चेंज हो गया था थोड़ा सा, एंट्री भी चेंज हो गई थी, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। और एक तो ये जी 227.7 कर दिया आपने, 3760 है, 38 आ गया, 38, अच्छा 3760 डेप्शन का इम्पैक्ट आ गया, और 270, ठीक है जी। थोड़ा सा अभी भी मेरे ख्याल में कोई राउंडिंग का डिफरेंस है, खैर। कहाँ 48 आना था, बस फिर 46 कराया, अब मैं नहीं बदल रहा, बाकी अब आप समझदार हो, ठीक है ना। 8.46 या 48 जो भी आपकी गलती है, एंट्री यही होनी है, इसको नोट फरमा लें, इस समय नोट कर लें, चले। ये एंट्री भाई कह रहे हैं 8.46 नहीं आता, खैर छोड़े, कुछ नहीं होता, ये सही है। अब जो गलती थी पिछली क्लास में वो मैंने कहीं सही करवा दी, यहां पर रोक दें जी ना, तो नोट कर लें उन बच्चों के लिए, ठीक है यार। 8.467 है ना, 466 है तो 47 हो जाता, तो बस चलें जी, चलें आगे। चलें आगे, नेक्स्ट। ये जी शुरू हो रहा है बीआरएस का एरिया। ये ऊपर वाली लाइनें ना मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये देखें, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है
लिस्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो सबसे पहले ये तो देखें कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, हमें भूल तो नहीं गए। अनप्रेजेंटेड चेक्स किन्हें कहते हैं जी, कुछ याद है? जो बैंक में भाई कह रहे हैं पहुंचे ही नहीं है, चल के जा रहे थे पैदल। अनप्रेजेंटेड चेक्स भाई साहब, अनप्रेजेंटेड चेक्स इन चेक्स को कहते हैं जो हम इशू कर चुके हैं, हमने अपने क्रेडिटर्स को इशू कर दिए, वो लेकर हमसे चले गए। अब जाहिर है जब वो लेकर चले गए हैं तो उसकी एंट्री हमने तो पास करनी है ना, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट। यानी ये वो चेक्स होते हैं, ये वो चेक्स होते हैं जो क्रेडिटेड बाय अस, क्रेडिटेड इन कैश बुक, क्रेडिटेड बाय अस, अस का मतलब बिजनेस। बट लेकिन वो अभी आगे जाकर प्रेजेंट ही नहीं किया उन्होंने, वो पता नहीं जाके दराज में रख के भूल गए हैं, या 2-3 दिन तो क्लियरेंस में भी लग जाते हैं, जो भी मसला है। वो जब तक चेक जाके जमा नहीं करवाएंगे उनको तो ये पैसे मिलने को नहीं और हमारे अकाउंट से ये कटने को ही नहीं है। ठीक है, तो हमने चेक क्रेडिट कर दिया अपने बैंक अकाउंट में से, कैश बुक में से, बट नॉट येट डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। लिख देता हूं, इन द बैंक स्टेट। ठीक है बच्चों, तो जो चेक्स हम क्रेडिट कर चुके हों, हमने गलत तो कुछ नहीं किया, बताओ, हमने चेक दिया, अगले के वाले किया, तो हमने एंट्री की क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट। एक अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट आज रिवाइज कर लेंगे ना, और फिर बीआरएस किसी बाकी एक आधा सवाल भी कर लेंगे, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती लेकिन कर लेंगे। हमने चेक जब हवाले किया अगले के, तो हमने एंट्री पास की क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी कैश बुक हमने क्रेडिट की। क्या कुछ गलत किया? नहीं। लेकिन बैंक डेबिट तब करेगा ना जब वो चेक ले बंदा, अब वो नहीं आया तो हम बैंक को क्या करें, तू भी डेबिट कर कर कर, ऐसे कहेंगे? या खुद क्रेडिट किया हुआ जो है वो खुद डेबिट किया हुआ गलत है, ये सॉरी क्रेडिट किया हुआ गलत है, डेबिट कर ले वापस, हम वापस डेबिट कर ले तो ये भी गलत है भाई। और बैंक को कह नहीं सकते, उसके पास पहुंचा नहीं है। तो आर्जी तौर पे ये एक फर्क तय करता है। हम क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट में भी डेबिट नहीं हुआ। तो अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक है जो, मेरी फाइल चले तो मैं बताऊं, ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक है जो क्रेडिटेड बाय अस है लेकिन नॉट येट डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, तो तौर पे इसको बीआरएस में रख लेते हैं। क्या करते हैं, ये जब बीआरएस रिवाइज कराऊंगा तब बता दूंगा, फिलहाल ये मसला नहीं है। फिलहाल ये मसला है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स की जो लिस्ट है ना, लिस्ट, उसमें एक चेक पड़ा है जो कि हमने इशू किया था क्रेडिटर को ऑन 30 अप्रैल 18। इसमें कोई मसला नजर आता है? जी आता है भाई, आता है। ईयर एंड 31 दिसंबर 18 है और हम वहां पे पहुंचे खड़े हैं, अकाउंट से अकाउंट बन गए हैं। एक चेक आपने 30 अप्रैल को अगर किसी हवाई जहाज के हवाले किया था तो उसको चाहिए था कि वो 31 अक्टूबर तक उसे प्रेजेंट कर देता। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर की शाम तक 6 महीने पूरे हो जाते हैं। चेक की जिंदगी आपको पता है 6 महीने होती है, जो उसके ऊपर डेट पड़ी होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो प्रेजेंट हो सकता है, उसके बाद प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब भाई साहब ने इस चेक को पता नहीं कहां रख के बुला दिया, प्रेजेंट नहीं किया। ये बात समझ आ रही है? प्रेजेंट नहीं किया कैसे पता लग रहा है? क्योंकि अभी भी वो अनप्रेजेंटेड के अंदर शामिल पड़ा है ना। अगर वो प्रेजेंट कर गया होता तो बीआरएस में डेबिट नजर आ, बैंक स्टेटमेंट डेबिट नजर आता, हम टेक और इसको यहां से निकाल लेते। अब मसला ये है कि हमने लिस्ट के अंदर एक अनप्रेजेंटेड चेक रखा हुआ है जो 30 अप्रैल को एक भाई को दिया था और वो अभी तक लेकर नहीं आया क्योंकि अभी तक अनप्रेजेंटेड है। लेकिन अब अगर वो, हम 31 दिसंबर 18 में खड़े हैं ना, अब अगर वो लेके भी जाएगा तो बैंक ने उसके ऊपर पैसे नहीं देने। बैंक कहेगा आउटडेटेड, टाइम बार्ड। इस चेक को क्या कहते हैं जी? ये चेक टाइम बार हो गया है। ठीक है, तो टाइम बार्ड या आउटडेटेड चेक जो है उस पर पैसे अब इसको नहीं मिलने वाले। अब ये हमारे पास वापस आएगा, या तो हम उस पर डेट काट के नहीं कर देंगे, साइन करेंगे, या जो अच्छी अप्रोच, जो अच्छी प्रैक्टिस जो नॉर्मली होती है वो क्या होती है, वो चेक वापस लाएगा, हम उस चेक को कैंसिल करेंगे, फाड़ के फेंकेंगे, नया चेक उसको इशू करेंगे, ये ले जाओ अब और हूं सुता ना रही, तेरी मेहरबानी। पैसे तो देने हैं ना भाई, जिसके पैसे देने हो तो देने। अब उसने किसी वजह से चेक जो है वो आगे पीछे कर दिया, वो पड़ा रहा अलमारी में, उसकी भूल गया वो, तो 6 महीने गुजर गए। अमीर आदमी का भाई कह रहे हैं, तो 6 महीने के बाद अब वो इस चेक के ऊपर जाके पैसे लेना चाहेगा तो नहीं ले सकता। तो इसलिए अब इस चेक को हमें क्या करना पड़ेगा, तो टाइम बार्ड चेक को क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, अब रिवर्सल की एंट्री तो हमने कभी सीखी नहीं। हम ये देखना है कि जब ये चेक इशू हुआ था तो हमने एंट्री की थी क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट। अगर ये अब टाइम बार हो गया है तो फिर इसको कैंसिल कर दें, हो जाएगा रिवर्स। नेक्स्ट, एक और भी यहां पर पड़ा है चेक जिसकी डेट तो 30 दिसंबर थी, इसी लिस्ट में पड़ा है, लेकिन भाई मसला ये है विच वॉज हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर ऑन 6 जनवरी। मेरे बच्चों, उस्तादों ने आपको इंट्रो में बताया होगा। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने इंट्रो में, जिन्होंने बीआरएस नहीं पढ़ी, हाथ खड़ा करें। ये उनकी रिवीजन चल रही है, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड, जो 2-4 हाथ है। और जब बीआरएस का टॉपिक में जाकर रिवाइज कराऊंगा तो वो मुकम्मल जितनी रिवीजन चाहिए हो जाएगी। सुनो, वैसे ये बातें समझ आ रही हैं, आसान बातें हैं, ठीक है ना।
ये सिखाना ही हो, जब भी आज रिवीजन करते हैं ना अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक्स बताते हैं, वही बता रहा हूं, समझो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे बच्चों, जब तक चेक क्रेडिटर के हाथ में ना पकड़ाओ तब तक आप ये नहीं कह सकते कि जा भाई प्रेजेंट कर दे। चेक आपने लिख के अपनी दराज में रखा हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं अनप्रेजेंटेड है, वो गया नहीं है। हद हो गई यार, आपने चेक पे डेट तो 30 दिसंबर डाली लेकिन अपने दराज में रख लिया, 31 दिसंबर को उसके हवाले किया ही नहीं। अब आप कह रहे हो क्रेडिटेड बाय अस, लेकिन भाई तुम गए नहीं। वो कह रहा हो भाई मुझे चेक दोगे तो मैं जाऊंगा। इसका मतलब असल कहानी ये कभी कभार होता है, ये एबनॉर्मैलिटी है, वरना जिस दिन चेक लिखते हैं उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन चेक लिखा जाता है उस दिन की एंट्री नहीं, असल में ये होता है कि जिस दिन लेके हवाले कर दिया। तो इस दिन चेक लिख लिया तो अपनी रफ कॉपी में तो लिख सकते हो कि ये उसके लिए हमने चेक बना के रख लिया है, लेकिन इसकी डबल एंट्री नहीं कर सकते थे। तो ये भी गलत है। अगर 6 जनवरी को आपने अगले साल उसके हवाले किया है तो एंट्री होनी चाहिए थी 6 जनवरी को, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, लेकिन आपने अभी कर दिया। कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है कि आपने एंट्री कर दी? हो सकता है ना की हो सकता है ना की हो। अनप्रेजेंटेड की लिस्ट में ऐसे नहीं आ जाता भाई, जहाज मत बनो। अनप्रेजेंटेड चेक बनता ही तब है जब क्रेडिटेड बाय अस हो, नॉट डेबिटेड इन द बैंक से, तब वो अनप्रेजेंटेड के स्टेटस पे आता है। तो आपने क्रेडिट किया तो ही वो अनप्रेजेंटेड है ना, अभी वो डेबिट नहीं हुआ। और डेबिट क्यों नहीं हुआ? अभी उसके हवाले ही नहीं किया। तो 31 दिसंबर तक अगर आपने इसके हवाले नहीं किया था तो 31 दिसंबर पे एंट्री होनी नहीं चाहिए थी, एंट्री तो होनी चाहिए थी 6 जनवरी को। इसका मतलब है इसको भी क्या करो, टू बी रिवर्स। अब ये दोनों चेक्स क्रेडिटर वाले हैं। जब इश्यू किया था तो एंट्री की थी क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, रिवर्सल की एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ये दोनों चेक्स आ गए। ठीक हो गया जी, डन। नेक्स्ट, ओ यार ये डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट क्या होते हैं? तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है ये आपके उस्तादों ने वहां पे बताया होगा, ये डिफरेंट नेम्स यूज होते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स के लिए ना, ठीक है। तो अनक्रेडिटेड चेक्स का ही दूसरा नाम है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्रेडिटेड चेक्स। जी ये क्या बला होती है जी? अनक्रेडिटेड चेक्स कौन से चेक्स होते हैं जी? जो हमें कस्टमर ने लाकर दिए, हमने जमा कराए, अभी हमारे अकाउंट में पैसे आए नहीं है। यानी डेबिट, जब देखो हमें कस्टमर से चेक आता है ना, हम उसकी एंट्री पास करते हैं बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, और फिर छोटे को भेजते हैं जा यार ये बैंक में जमा करा। अब जमा कराएगा तो मिसाल के तौर पे, मिसाल पे कह रहा हूं, हमने 30 दिसंबर को भेजा ये चेक जमा कराने। अब 31 दिसंबर या कम जनवरी, 2-3 दिन क्लियरेंस में भी लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे, हम सुस्त लोग नहीं है, हम तो अपने आप को ये कहेंगे ना, हम तो सुस्त लोग नहीं, ठीक है। तो अनक्रेडिट चेक्स वो चेक्स हैं जो हमने डेबिट करके बैंक में भेज दिए थे, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुए, पैसे हमारे अकाउंट में आए नहीं है। तो ये वो चेक्स हैं जो डेबिटेड बाय अस, डेबिट मतलब कैश बुक में, बैंक अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें डेबिट, वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है ना वो, ठीक है। तो डेबिटेड बाय अस हैं, डेबिटेड बाय अस हैं, बट नॉट येट क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी, और सही है। तो ये दो चीजें आज आपने रिवाइज कर लीजिए। अनक्रेडिटेड चेक्स कौन से होते हैं? जो डेबिटेड बाय अस होते हैं, नॉट क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, सही है ना? अच्छा, अब इसके बारे में क्या फरमा रहे हो? कहता है लिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट यानी अनक्रेडिटेड चेक्स इंक्लूड अ चेक डेटेड 15 जनवरी का चेक, 15 जनवरी से पहले एंट्री नहीं हो सकती इसकी। ये अगर दे गया है ना कोई 15 जनवरी, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। बंदा आया दिसंबर में, 15 जनवरी की डेट डाल के देगा, पैसे आ जाएंगे, ये लो उस दिन जमा कराओगे। तो आप इसको रफ रजिस्टर में तो लिख सकते हो कि बशीर आया था, पैसे चेक दे गया, लेकिन 15 जनवरी की डेट का है, 15 जनवरी से पहले उसकी एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन आपने भी तो नहीं की, कर दी कि नहीं की? कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता? वो लिस्ट ऑफ डिपॉजिट ट्रांजिट, अनक्रेडिटेड बनता ही चेक तब है जब डेबिटेड बाय अस हो, नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक हो। बेटा बैंक में रखे रखो, बैंक ने या तो वापस दे देना या 15 दिन रखे रखना है, पैसे 15 जनवरी से पहले उसने कोई नहीं भेजने। खैर आपने तो एंट्री गलत की है, तो ये भी क्या है? टू बी रिवर्स्ड, टू बी रिवर्स्ड जी। अब जब चेक आया था खुशी में, 15 डेट भी नहीं देखी और एंट्री कर दी, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट चलो शाबाश, बढ़ाओ, डेटर को वापस बढ़ाओ, बैंक को कम करो, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट, डन हो गया। एंड लास्ट इज बैंक चार्जेस ऑफ 3100 करेक्टली डेबिटेड बाय बैंक। ये आगे क्या लिखा हुआ है? ये भाई बीआरएस में उन्होंने जो किया हुआ है ना वो लिखा हुआ है, छोड़ो इसको, किसी का कोई ट्रीटमेंट होता है, किसी का कोई होता है, ठीक है। असल कहानी मैंने यहां पे आपसे छुपाई थी, मैंने कहा था ना अभी शुरू वाली बात नहीं पढ़ानी क्या। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 18 वाज रेकंसाइल्ड विद कैश बुक। ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड इन बीआरएस। ये बीआरएस में चीजें पड़ी हैं, अनप्रेजेंटेड बीआरएस नहीं होते हैं, अनक्रेडिटेड बीआरएस नहीं होते हैं। ऐसे ही बचपन याद करो, बीआरएस याद करो, टॉपिक याद करो, बैंक चार्जेस अगर बैंक ने सही काटे हुए हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं किए तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे ना।
और अगर गलत होते थे तो हम कहते थे हम क्यों गलत रिकॉर्ड करें, और बैंक कहता था अगली बार सही कर दूंगा। तो बीआरएस में ऐड या लेस जो भी करते थे, मेरी बला से फिलहाल छोड़ो उसको, वो देख लेंगे जब बीआरएस वाइज करेंगे, ठीक है ना। बैंक चार्जेस अगर गलत बैंक ने काटे हैं तो बीआरएस में नजर आते हैं, सही वाले तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। अगर अगर वो बीआरएस का आइटम नहीं है, बैंक चार्जेस अगर सही है, बैंक ने काटे हुए आपको पता लग गया, तो आप भी रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब जरा पढ़ो, बैंक चार्जेस 3100 करेक्टली डेबिटेड, बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में डेबिट ही होते हैं ना, उन्होंने तो पैसे काटे हैं, करेक्टली डेबिटेड बाय बैंक। इन्होंने क्या किया, बीआरएस में छोड़ो, बीआरएस में पड़ा है, बस ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो ऐड करते हो, हम लेस करते हो, हमारा अपना ट्रीटमेंट, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बीआरएस में नजर आ रहे हैं बैंक चार्जेस, गलत है ये। क्यों? अगर करेक्ट बैंक चार्जेस हैं तो इसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। ये तो बैंक और हमारा फर्क होने नहीं चाहिए, डेबिटेड बाय बैंक है तो क्रेडिट बाय अस भी होना चाहिए, क्योंकि ये करेक्ट है। नहीं है तो करो, बीआरएस में नजर नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये बीआरएस में पड़े थे तो शायद उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बैंक चार्जेस की एंट्री टू बी पास्ड, टू बी पास्ड एंट्री होती है बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। ये इंशाल्लाह ये कल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब कुछ चेंजेस भी हैं और सेल्स वगैरह भी आ गई है ना, ठीक है। ये अब कल करेंगे। तो ये सवाल मेरी तरफ से अब पूरा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। लास्ट वाली एंट्री क्या, दोबारा क्या, बैंक चार्जेस सही काटे हैं, बैंक ने सही काटे हैं ना, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? आपको पता लगा बैंक चार्जेस का, बैंक ने काटे तो बैंक स्टेटमेंट आती है तो पता लगता है, क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट होना चाहिए। क्या आपने ये कर दिया? ये पता नहीं चल रहा आपको, मैं बताता हूं उसने पर क्या लिखा हुआ है। ये मैटर्स बीआरएस में नजर आ रहे हैं, तो बैंक चार्जेस बीआरएस में क्या कर रहे हैं? बैंक चार्जेस की तो एंट्री नहीं चाहिए, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। बीआरएस में तो वो आइटम आता है जो ना कैश बुक में है ना बैंक स्टेटमेंट में। यहां क्या कर रहा है? ये बैंक स्टेटमेंट में हुआ है और सही हुआ है तो रिकॉर्ड करो, तो जो एंट्री होनी थी नहीं की, कर ले, ठीक है। ये तीनों के केस में था क्या, तीनों जो एडजस्टमेंट, इसमें ओरिजिनल एंट्री ये होना चाहिए था, रॉन्ग कुछ नहीं हुआ हुआ तो रेक्टिफाइंग कर ले, ठीक है ना। ये ओरिजिनल, ये जो मैंने एंट्रीज लिखी है रेक्टिफाइंग, यही ओरिजिनल थी, रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अनप्रेजेंटेड में चेक पड़े हैं, रिवर्स करने हैं, अनक्रेडिटेड में पड़े हैं, रिवर्स करने हैं, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करने हैं, नहीं हुए करो। तो सारी ये जो मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री दिखाई है ना, दरअसल ओरिजिनल यही थी, होनी चाहिए थी, रॉन्ग ये नहीं हुआ हुआ तो रेक्टिफाइंग ये सब कर लो। क्लियर है जी? फिर पूछे कोई और सवाल, तुम हासिल लो। मैंने कहा था ये सवाल ना सारा कुछ ही लिए हुए हैं, कुछ नहीं बचेगा इंशाल्लाह जब तक ये सवाल खत्म होंगे, ठीक है। मैंने करेक्शन ऑफ एरर के दो सवाल डाले, छोटे छोटे हैं। एक के अंदर तो मैंने एक्रूवल के साथ मिक्स किया, सिर्फ मैंने कहा एक्रूवल भी तो टेस्ट करना है, तो सिर्फ एक्रूवल का सवाल तो अब नहीं आता निंजा की तरह से, बड़े हो गए आप लोग, तो एक्रूवल का सवाल और करेक्शन ऑफ एरर का सवाल ऐसे मिक्स हुआ है, ठीक है। ओए होए होए 5 नंबर का सवाल है वो, ओए होए सवाल है। सुनिए आप, टाइमथी का सवाल और दो छोटी मोटी रिवीजन है, ये कल हो परसों हो जब भी हो जाएगी इंशाल्लाह, चाहे आखिरी क्लास हो जाएगी इंशाल्लाह, ये नहीं कह रहा कि नहीं होना। अब शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक। हेडिंग बना लें अपने रजिस्टर पे, नया सफा खोलें, ऐसे करके छू छू करके उसके ऊपर साफ करें उसको और हेडिंग बनाएं। इसकी तस्वीर खींचनी, चलो किसी ने इसकी भी खींचनी हो जरा देखें। हाँ जी दिखा दो बेटा, अब उसमें ना कुछ चीजें कम ज्यादा भी हैं, देख लो। फिर मैंने आखिरी एंट्रीज के बारे में कहा ओरिजिनल यही है, रॉन्ग कुछ नहीं हुआ, रेक्टिफाइंग होनी है, फिर वो देख लेना, मैं सामने कर रहा हूँ। यहां से काम शुरू हुआ है आज। भाई कट करके एक नजर देख लेना, सिर्फ यही एडजस्टमेंट हो, बाकी इन बच्चों ने बिल्कुल सही किया। ओके, हेडिंग बनाए स्टेट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नया टॉपिक IS 1 होता है ये, बेसिकली इसी में सारा कुछ आता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की हेडिंग बनाए और थोड़ी देर के लिए लिखना शिखना छोड़ दें, तस्वीरें खींच के घर नोट कीजिएगा। बातें बहुत आसान है लेकिन बहुत अहम है। बस हो गया। अच्छा बच्चों, सुभान अल्लाह, ये सही है, रिकॉर्ड बन जाता है। तुम लोगों को टेंशन हो रही, ज्यादा पढ़ने लगे हैं। हम तो बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना, है ना। और नहीं 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 सॉरी, अच्छा जी। भाई साहब सबकी तवज्जो चाहिए, बाजियों की भी प्लीज, सबकी तवज्जो। ओए होए 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 होए, कुछ याद है?
लेक्चर 11 मैं बताता हूं, लेक्चर 11 आपका लेक्चर 11 जिसमें हमने रिवैल्यूएशन शुरू की थी। तो उससे पहले मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल कराई थी बेटा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल ओनर जब घर से पैसा लाता था तो हम एंट्री करते थे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। यही एंट्री अगर कंपनी के केस में होगी तो एंट्री हो जाएगी डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। बस याद है, ठीक है। तो ये एंट्री आज सिखानी है आपको, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये देखना है हमने कि इशुएंस जो है शेयर्स की वो किस किस तरह कंपनीज कर सकती हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज जो आपको सिखानी और बतानी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर शेयर सर्टिफिकेट जो होता है उसके मुंह के ऊपर 10 रुपए लिखे होते हैं, यानी फेस वैल्यू ऑफ आ शेयर इन पाकिस्तान इज 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ठीक है। फकी बेच रहा हूं, सुनो 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 सुनो, चुप करो ना यार। लेकिन सवाल में ध्यान से देख लेना, सवाल में कभी 100 कभी 1 कभी 0.1 भी दिया हो सकता है। दूसरे मुल्कों के अंदर डिफरेंट भी होती है, बाहर के मुल्कों में 1 रुपया 0.1 रुपीज डॉलर इस तरह से भी होता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में एक शेयर की फेस वैल्यू जो है, शेयर के मुंह के ऊपर लिखी वैल्यू जो होती है वो 10 रुपए होती है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसका मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर एक बंदा किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आए, शेयर खरीदने आए और 50 रुपए लेकर आए, मिस्टर ए 50 रुपए लेकर आए, तो उनको कितने शेयर मिलेंगे? 5 शेयर मिलेंगे, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ये 5 शेयर बनाए मैंने, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 और ये पिछला 5 ब्लैक हो गए, ठीक है। ये 5 शेयर हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं 5 है, तो हर एक शेयर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10 रुपए। तो 50 रुपए वाले को कितने मिल गए? 5। बी लाया सिर्फ 30 रुपए, किसको मिले? 1 2 3 शेयर्स। और सी एक ही ले आया 10 रुपए का नोट, उसको हमने 10 का नोट लेके 10 का नोट दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है जी? शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये ऐसे थोड़ी सी बात ज़हन में रखते हुए हम इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल में नॉर्मल सबसे पहले एट पार वैल्यू, जिसको फेस वैल्यू भी कहते हैं। पार वैल्यू फेस वैल्यू का दूसरा नाम है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू फिर कभी बताऊंगा, अभी 2 नाम तो देख लो, पार वैल्यू या फेस वैल्यू। साथ साथ नोट मत करें जी, जरा देख लेना, ये सारा कुछ होना है। ये 3 की इश्यूएंस आनी है, फिर आप बैठे होंगे मुंह उठा के, ठीक है। तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट, मैं आपकी तस्वीर के लिए कोशिश करता हूं कि ये जरा सही, जरा बड़ी राइटिंग में, एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक एग्जांपल बनाते हैं। अ कंपनी इशूड 50 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए इन्होंने? एट ₹10 ईच, एट ₹10 रुपए का एक शेयर इन्होंने इशू किया। जो इशूअर होता है ना, उसको पैसे आते हैं। ये शेयर्स इशू करेंगे, प्रिंटिंग मशीन ऑन करेंगे, शेयर्स निकलेंगे, शेयर्स जो है वो बाहर पट्टे पे लगा के बैठेंगे, लोग आएंगे, पैसे देंगे, ये इशूअर जो है वो उनको शेयर्स देगा। तो जो शेयर इशू करता है उसको कैश आता है, ठीक है। एट ₹10 ईच। फेस वैल्यू इज ₹10 ईच। फेस वैल्यू भी क्या है जी? 10 रुपए ही है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? सिंपल, वेरी सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री हो जाएगी, अभी इधर ही रख लेते हैं, फिर उठा लेंगे ऊपर इसको, बल्कि इधर इतनी क्यों नहीं जी। अब एंट्री आपको बताई थी कि बचपन में जो एंट्री होती है ना, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, अब वो एंट्री बदल कर हो जाती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। एस कैपिटल लिख लूं? एस कैपिटल, अच्छा लिखूंगा जी। तो 50 शेयर्स, कंपनी इशूड 50 शेयर्स, और हर शेयर के बदले इनको मिले हैं 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो कितने आगे टोटल? तो एंट्री करेंगे 500 से कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, इस कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी प्यारे बच्चों, उस बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी आपके सामने मैं पेशे खिदमत करता हूं। आपके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, तो शेयर कैपिटल इक्विटी में आता है, तो बैलेंस शीट में इक्विटी वाले पोर्शन में नजर आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। 500 को मसला सिंपल। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मजबूत कंपनी होती है ना, वो अपनी 10 वाली चीज 15-20 की भी बेच लेती है। जैसे मिसाल के तौर पे होंडा वाले कहें आज से हम एसी भी बनाएंगे, होंडा एसी, तो आप लोगों ने क्या हो गया, बना सकते। तो आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारी इस कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट करें, हम नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। तो होंडा का एक नाम है, ठीक है। तो लोग अच्छा समझते हुए इसकी तरफ भागेंगे कि देखो भाई, ये मजबूत कंपनी है, अच्छी गाड़ी बनाती थी, अब एसी भी अच्छा ही बनाएगी और इनमें प्रॉफिट्स आएंगे। लेकिन जब शेयर खरीदने पहुंचे
तो 10 रुपए वाले शेयर के ऊपर लिखा हुआ था 15 रुपए, मतलब 10 शेयर के ऊपर 10 ही लिखा हुआ था, लेकिन वो बोल रहे थे 15 रुपए 15 रुपए 15 रुपए। उन्होंने कहा यार फेस वैल्यू 10 है, उन्होंने कहा नहीं लेने तो जाओ। तुम्हें पता है कि ये 10 का शेयर आज 15 का ले लोगे ना, तो अभी हफ्ते 10 दिन बाद ही बेचोगे तो ये 20 का बिकेगा। रखोगे तो कंपनी ने ग्रो करना है, डिविडेंड्स मिलेंगे। ऐसे नहीं, पैसे भी तुम्हारे सिक्योर है, सेव है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर कंपनी है। तो हम तो भाई 10 वाली चीज 15 की, हिल स्टेशन पे जाओ 50 वाली बोतल 100 की मिल रही है, प्रीमियम। ये क्या है? प्रीमियम। तो 10 वाली चीज 15 की बेच दी, प्रीमियम। तो एट प्रीमियम भी इश्यूएंस हो सकती है, एट प्रीमियम। एग्जाम्पल बनाते हैं, अ स्ट्रॉन्ग कंपनी शेयर्स बराबर इश्यू करवाएंगे, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग कंपनी इश्यूड 50 शेयर्स, कितने रुपए बोले? एट रुपीज 15 ईच, एट रुपीज 15 ईच। लेकिन फेस वैल्यू पाकिस्तान में 10 ही है, तो फेस वैल्यू इज रुपीज 10 ईच। बहुत सिंपल एग्जांपल, यानी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि अगर मैं एक सिर्फ असूली बात जो भी बताने लगा हूं ये बता दूं ना, और ये आपको ऐसे तस्वीर खींच के घर भेज दूं कि देख लेना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इतनी आसान बात है, तो आसान बातों को आसान ही लिया करो, खाम में हर चीज में से मुश्किल तलाश किया करो, ठीक है। चले, अच्छा जी, अब ये स्ट्रॉन्ग कंपनी कितना कैश रिसीव करेगी? 50 शेयर इश्यू करेगी और हर शेयर के बदले में इनको आने हैं 15 रुपए, तो एक 750 कैश आ गया। लेकिन जो उसूली बात है जो अब सारी जिंदगी के लिए आपने याद रखनी है वो ये है कि शेयर कैपिटल के अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू क्रेडिट हो सकती है, ना 1 रुपया कम ना ज्यादा। कम ज्यादा कहां, ज्यादा भी देख लेंगे, कम कहां जाता है अगले एग्जांपल में देख लेंगे, ठीक है। तो उसूली बात, जिंदगी भर याद रखने वाली बात, शेयर कैपिटल के अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर कैपिटल के अकाउंट में 50 शेयर जो आए हैं उनके सिर्फ 10 रुपए आप क्रेडिट कर सकते हैं, यानी शेयर कैपिटल 500 से ही क्रेडिट होगा। अब ये बाकी के 5 रुपए, ये प्रीमियम जो है, इसको किसी भी नाम से किसी भी अकाउंट में डाल देते हैं। अकाउंटेंट ने इसका नाम रख दिया शेयर इश्यू करने पर आने वाला प्रीमियम, तो इसको शेयर प्रीमियम कह देते हैं। 50 इंटू ₹5 कितना आ गया जी? 250, ठीक है। अब इस कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी ना, वो बैलेंस शीट ही चीख चीख कर बता रही होगी कि ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी। वाह, शेयर बन गया। आम कंपनी नहीं, स्ट्रॉन्ग कंपनी। स्ट्रॉन्ग नहीं कहना वरना शेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना, वजन शेयर का आउट हो जाता है। आम कंपनी नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपनी बोलेंगे ना तो शेयर का वजन बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्यों बोलना है? ये कोई आम कंपनी नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बराबर हो गया, ठीक है। तो इक्विटी में शेयर कैपिटल नजर आएगा 500 का, और शेयर इक्विटी में बैलेंस शीट के मुंह के ऊपर ही लिखा हुआ है हमने कि ये देखो भाई, एक आम कंपनी नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। ओए वीडियो बनाता है बदतमीज आदमी। मैं इसीलिए तुम लोगों से मजाक नहीं करता, छोड़ दिया मैंने मजाक करना। जी बच्चों, चेक करें बैलेंस शीट चेक करें। ये होती है बैलेंस शीट, ये होती है बैलेंस शीट। ये देखो इक्विटी के अंदर प्रीमियम, यानी 10 वाली चीज महंगी बेचने के काबिल थे ये लोग, ठीक है। एक मातड़ सी कंपनी भी मेरे वर्गी, एट डिस्काउंट भी उनको इश्यू करना पड़ा। क्या मतलब? उन्होंने कहा हम भी एसी बनाएंगे। हम सबका ऐसी आशा निकल गया, ये एसी बनाएंगे। उन्होंने कहा आए इन्वेस्टमेंट करें। हमने कहा जाओ यार काम करो। उन्होंने कहा यार एक काम करो, तुम ऐसा करो, ये 10 का शेयर है, 8 रुपए में ले लो यार, 2 रुपए डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। बाहर बेचोगे, हम इंशाल्लाह दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा तुम्हें इस 2 रुपए का जो आज सस्ता मिल रहा है। हाँ, वीक कंपनी, ये ऐसे लिखा नहीं था सवाल में, तो मैं आपको समझाने के लिए पहली बार है। अ वीक कंपनी ऑल्सो इशूड 50 शेयर्स। ये तीनों ना हमसाए थे, कोई पार पे इशू कर रहा है, कोई प्रीमियम पे, कोई डिस्काउंट पे भी कर रहा है, ठीक है। हालात अपने अपने। अ वीक कंपनी इशूड 50 शेयर्स एट ₹8 ईच, लेकिन फेस वैल्यू इज ₹10 ईच। अब मेरे बच्चों इधर देखो, इन गरीबों के पास कैश कितना आएगा? 50 शेयर्स हैं और हर शेयर के बदले इनको 8 रुपए मिले हैं, तो 400 रुपए इनके पास आ गए। लेकिन उसूल शेयर कैपिटल के लिए आज भी वही है, शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो फेस वैल्यू नहीं जाना है, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, ठीक है ना। तो ₹10 यानी 500 क्रेडिट हो गया। अब ये जो 100 रुपया डेबिट हो रहा है, ये दरअसल आपको एक नुकसान हुआ है। आपने 10 वाली चीज 8 की बेची है ना, नुकसान हुआ है।
अब ये नुकसान, डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर नहीं जाना। ये इशुएंस ऑफ इक्विटी की वजह से ये एक्सपेंस आया है, तो इसको इक्विटी में ही शो करना है। नाम इसका रखेंगे शेयर डिस्काउंट। क्या नाम रखेंगे जी? मैच डिस्काउंट लिख रहा हूं, ठीक है। अब इधर 50 इंटू 2 कर लो, आपकी मर्जी है, जगह कम है, मैं बैलेंसिंग लिख रहा हूं, आप लिख लेना। आप ये लिखना 50 इंटू रुपीज 2, 50 इंटू रुपीज 2। अब बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशन देख लो, जो सवाल जेन में उठ रहा है उठने से पहले ही दब जाए, ये सवाल उठने से पहले ही दब जाना चाहिए कि इक्विटी में, ये बैलेंस शीट में कैसे नजर आएगा। ओहो, बैलेंस शीट में के एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसमें आएगी इक्विटी, और इक्विटी में आएगा शेयर कैपिटल, हमेशा की तरह फेस वैल्यू शो करेगा, शेयर कैपिटल 500 पर, और ये शर्म की बात भी फेस पर ही, शेयर डिस्काउंट के नाम से 100 रुपया नेगेटिव। ये शर्म भी फिर छुपाई नहीं छुपेगी, तो सोच के डिस्काउंट पे इशू करना शेयर्स, ठीक है। ये यहीं पर नजर आते रहेंगे इक्विटी में, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करेगा, बैलेंस शीट देखा गएगा। हाँ, 100 वाली चीज 8 की बेची होगी इन्होंने, है मतलब सस्ता बेचा होगा इन्होंने, ये वही कंपनी होगी। तभी तो जब इन्होंने इशू शेयर किए होंगे तो डिस्काउंट पे किए होंगे। इक्विटी के अंदर ये शेयर डिस्काउंट, जैसे शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है पॉजिटिव, ऐसे ही वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये कमजोरी शो। ये है जी इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट, सिंपल। भाई को बहुत जोर से बात, काफी देर से आज पापड़ बनाते थे, अब एसी बना। यार ये पकड़ना जरा, उस्ताद पढ़ी यार, वो तस्वीरें खींच लें तब तक। सॉरी, काफी है, आप भी ले, आप भी ले लो ये पानी। अगले 5 से 7 मिनट में डिविडेंड की डिस्कशन भी खत्म हो जाएगी, बहुत आसान है वो। इसी तरह से डिविडेंड मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये तो पता है ना। ये खामोश ही हो जाए तो बेहतर है, बाहर निकालने से नुकसान हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, खामोश हो जाए बच्चों, तंग ना करें आसपास वालों को। अच्छा जी सुने बेटा, चुप कर जाए, छोटे बच्चों प्राइमरी दे, बस कर दो। अच्छा जी, 2 क्लासिफिकेशंस आपको मैंने पढ़ानी है, टाइम और टाइप, ठीक है। टाइप मुश्किल, टाइप में डबल एंट्री यहां पे होती है, लेकिन एंट्री मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं इसका नाम बाद में लिखता हूं, पहली टाइप का नाम बाद में लिखता हूं, पहले एंट्री करता हूं। आपने नहीं साथ साथ नोट करना, आपने देखना है आपको ये एंट्री आती है, आपको ये एंट्री आती है। मुझे बताएं, बचपन में जब आपका ओनर बिजनेस से कुछ चीज ड्रॉ करता था, कैश ड्रॉ करता था, तो उसकी क्या एंट्री करते थे? ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, वो ड्रॉइंग्स कैपिटल के अकाउंट में आ जाती थी, ठीक है। तो आज अगर ओनर प्रॉफिट्स ड्रॉ करेंगे तो फिर पहले मैं लिख रहा हूं ड्रॉइंग्स डेबिट, वो जो बचपन वाली एंट्री, इसी ट्रांजिशन लेते हैं ना, ठीक है। ड्रॉइंग्स, आपने बोला ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट हम करते होते थे, ठीक है। इसको भी जरा छोटा करके लिखे, ये भी बदल जाना है, ठीक है जी। ये एंट्री बचपन में आपने सीखी थी। मैंने आपको कहा था कि कंपनी के केस के अंदर ड्रॉइंग्स का लफ्ज बदल के हम करते हैं डिविडेंड, ठीक है। ड्रॉइंग्स बदल के क्या हो जाएंगी? डिविडेंड। तो लफ्ज ड्रॉइंग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये नजर आता रहे इसलिए मैंने ये पतला वाला मार्कर इस्तेमाल किया। ड्रॉइंग्स की बजाय हम क्या कहा करेंगे इसको? डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ही है जी, ठीक है, तो डिविडेंड, ठीक है। और अगली बात, ओनर्स जो है ना वो काफी सारे हैं, कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स होते हैं। तो ये भी मुमकिन नहीं होता बच्चों कि जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हो सारे के सारे उसी दिन आके अपने पैसे ले जाएं। तो इस एंट्री में थोड़ी सी और चेंज लानी पड़ेगी हमें। ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट से डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट की समझ तो आती है ना। अब कैश सारे का सारा इसी दिन क्रेडिट हो नहीं जाता, ये कोई एक ओनर तो होता नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर तो आया और ले गया, हम एंट्री कर लें। हमने कहा आ जाओ भाई डिविडेंड ले लो। अब पीटीसीएल के पता नहीं कितने हजारों में जहां वो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। अब कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई 6 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई साल बाद, कोई उसी दिन आके सवेरे सवेरे के जी मैंने दो, मैं सब्जी लेने जाना है। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोग आएंगे। इसका मतलब आज हम कैश सारा क्रेडिट करें तो ये तो गलत हो जाएगा। कैश क्रेडिट कैसे कर सकते हैं? सारे के सारों को तो आज पेमेंट नहीं हो जानी, इसलिए एक छोटी सी चेंज और करनी पड़ेगी। नहीं, शेयर कैपिटल हमें ये कैश की बजाय डिविडेंड पेएबल क्रेडिट करना पड़ेगा, और फिर जैसे जैसे ये लोग आते जाएंगे वैसे वैसे इनको डिविडेंड देते जाएंगे। डिविडेंड पेएबल, ठीक है बेटा। अच्छा जी, सौती हालात को खामोश रखा करें। डिविडेंड, अच्छा सुने जी, ये बात समझ आती है अब? एंट्री कैश
कैश की एंट्री नहीं, देखें ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट करते थे, हमने कहा नहीं जी डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट कर लो, फिर हमने कहा नहीं जी सारे आ नहीं जाते इसलिए डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कर लो, यहां तक वो मसला। अच्छा, अब जब बचपन में आप ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते थे तो उसको फिर कैपिटल के अकाउंट में हमें यहां पे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने जब ये सिखाया था ना आपको, इसलिए ये ओपन किया हुआ है, कोई नई चीज नहीं। तो मैंने कहा था ड्राइंग्स की बजाय लफ्ज इस्तेमाल होगा डिविडेंड, और डिविडेंड नजर आया करेगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स में, और रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या किया करेगा, डेबिट। डेबिट उस सवाल में रिटेन्ड, उस सवाल में डिविडेंड था नहीं, होता तो हम उसको डेबिट कर लेते। अगली बार बच्चों को वहां पर डिविडेंड पढ़ा देना। खैर चले, नहीं वैसे यही ठीक है, ये ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो डिविडेंड का डेबिट होना है, ये दरअसल हम डेबिट करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। तो ये हमारी कैश डिविडेंड की एंट्री थी। किसकी एंट्री थी जी, कैश डिविडेंड की एंट्री ये होती है, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और ये डिविडेंड डेबिट हुआ करता है रिटेन अर्निंग्स। देखना तो देख लो, ये देखो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिट। डन, ठीक हो गया। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है शेयर होल्डर्स प्रॉफिट्स मांगने आ जाते हैं कि बांटो, तो शेयर होल्डर्स को राजी करने के लिए पैसे नहीं पड़े होते, तो एक फनकारी लगाते हैं डायरेक्टर्स। वो फनकारी क्यों मैं बाद में बताता हूं, लेकिन वैसे उनको डिविडेंड्स तो बांटते ही हैं, यानी डिविडेंड तो डेबिट हो ही जाता है, ठीक है। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड डेबिट कहां होता है, ये हमेशा के लिए आप याद रख ले, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट हुआ करता है, क्योंकि ये डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को तो डेबिट कर दिया। अब जब उनको कहा कि ये पकड़ो अपना डिविडेंड, तो जब कैश की दराज खोली तो मिसाल के तौर पे कैश नहीं पड़ा था। ऐसे नहीं होता कि उस वक्त दराज खोलते हैं, वैसे मैं समझा रहा हूं, ऐसे जरा कहानी बना रहा हूं। जब कैश की दराज खोली तो पैसे नहीं पड़े थे। अब डायरेक्टर्स ने कहा क्या करें, उन्होंने कहा प्रिंटिंग मशीन ऑन करो, नए शेयर्स निकालो, इनको मुफ्त में बांट दो, और नहीं ये कहना कि यार अभी कैश नहीं है, शेयर्स ले लो, चाहो तो बाहर जाके बेच दो, रख लोगे तो अगली बार डिविडेंड जब हम देंगे तो इस पे भी मिलेगा, शेयर्स बढ़ गए, ओनरशिप बढ़ गई विदाउट एनी कॉस्ट एडिशनल। तो रिटेन्ड अर्निंग्स तो डेबिट हो गई, लेकिन क्या कैश क्रेडिट हुआ है, क्या दराज से कैश निकाल के दिया उन्होंने, नहीं, नए शेयर्स इश्यू कर दिए, और नए शेयर्स इश्यू होने पर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो, फेस वैल्यू पे हो, शेयर जब भी इश्यू होंगे शेयर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। अब शेयर कैपिटल क्रेडिट होकर यहां पर तो कैश आ रहा था, लेकिन यहां पे कोई कैश नहीं आया, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है और ये प्रॉफिट बांट दिए हैं। तो बोनस डिविडेंड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बोनस डिविडेंड, बोनस शेयर्स, बोनस इशू, डिफरेंट नेम्स है, बाद में देख लेंगे। फिलहाल बोनस डिविडेंड की एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। और हमेशा के लिए ये बात याद रखना, ऑलवेज पास दिस एंट्री विद फेस वैल्यू, ये नहीं करना कि इसको प्रीमियम श्रीमियम वाला या डिस्काउंट ना, ऑलवेज पास दिस जर्नल एंट्री विद फेस वैल्यू, ठीक है जी। ले जी, ये दो डिविडेंड की टाइप्स हैं, बस यही दो एंट्रीज हैं जी, डिविडेंड की बस यही दो एंट्रीज हैं। पहली कैश डिविडेंड की एंट्री है डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कैसे मैंने डिराइव की ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डन हो गया जी। नेक्स्ट बोनस डिविडेंड की एंट्री है, बोनस डिविडेंड की एंट्री क्या है जी, इसको भी इसी जगह से कर लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, और ये एंट्री हमेशा किससे होगी, बस ये ही दो डिविडेंड की टाइप्स हैं जी, ठीक है। यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए जी, नहीं जी, शेयर्स इशू किए हैं कोई, डिबेंचर इशू किए हैं कोई, नहीं, प्रॉफिट्स बांटते हैं, सिंपल सिंपल पेएबल है। जलेबी वाला पेएबल क्यों है, डिबेंचर्स का नाम हमने सुना ही नहीं हुआ, वैसे आपने क्यों लिया, आई डोंट नो व्हाई, सिंपल डिविडेंड पेएबल है। ओके, जब बारी आएगी तो देख लेंगे इसको भी जी। राइट शेयर्स की बात अभी नहीं हुई, पैसे आते हैं कुछ कम आते हैं मार्केट प्राइस से, जब कल पढ़ाना है तो फर्क सामने आ जाएगा। यहाँ पे 1 रुपया नहीं आया, कैश डेबिट हो रहा है, मुफ्त में शेयर्स बांटे। ओके जी, नेक्स्ट थिंग इज टाइमिंग। ये टाइमिंग जो है ना बच्चों, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि किस साल की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बना रहे हैं और उसमें कौन सी एंट्री होनी है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं 20 में खड़ा हूं, तो मैं 20 के साल के अंदर कौन से डिविडेंड रिकॉर्ड कर सकता हूं और 21 के साल में कौन से करूंगा, ये देखना है। बेसिकली प्रॉफिट्स मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, रेक्टिफिकेशन का टॉपिक जब शुरू किया था ना, मैंने कहा था कि किसी भी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, मिसाल के तौर पे 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो 2020 31 दिसंबर को फाइनल नहीं हो जाती,
उनको फाइनल करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब अगर 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नजर आने वाला फाइनल प्रॉफिट देखकर हमने डिविडेंड्स बांटने हैं, तो उसके लिए हमें 2020 31 दिसंबर पे तो वो फाइनल प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं होगा। वो कब जाके फाइनल होगा? वो कहीं जाकर यहां फरवरी मार्च में फाइनल होगा, फरवरी मार्च में 2-3 महीने में। जब 20 का प्रॉफिट 21 में फाइनल होगा, तो फिर 20 के फाइनल उस प्रॉफिट की बेस पर डिविडेंड बांटा जाएगा। वो हमेशा 21 में आएगा, कभी 20 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 के प्रॉफिट्स 20 में फाइनल होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ऑफ 2020 जो है वो हमेशा कहां आया करेगा? इन 2021। इसका मतलब यह हुआ कि फिर 20 में कौन सा फाइनल आया करेगा? 19 का फाइनल। बस इतनी सी बात थी। फाइनल डिविडेंड ऑफ 19 हमेशा नजर आया करेगा आपको इन 2020। आगे चले जाओ, 21 का फाइनल डिविडेंड कब मिलेगा? 22 में। 22 का 23 में। जिस साल का फाइनल डिविडेंड उस साल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस साल में उस साल के प्रॉफिट्स फाइनल होते ही नहीं। यहां तक को मसला। इसका मतलब टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड की एक टाइप बनती है, कौन सी जी? फाइनल डिविडेंड। ये इसके ऊपर कोई अगर अंग्रेजी लिखवानी है तो मैं बाद में लिखवाऊंगा, फिलहाल यही तस्वीर इसके नीचे आपने जो मैं बना रहा हूं ना, बस इसी को देख लेना है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी, इसमें एंट्रीज तो होती नहीं है। फाइनल डिविडेंड है तो अगली बात फिर पूछेंगे, कैश है तो ये एंट्री, बोनस है तो ये एंट्री। सिंपल, ठीक है। सिर्फ टाइम का हिसाब देखना है कि किस साल के अंदर खड़े हैं, कौन सी फाइनेंशियल बना रहे हैं, कौन से डिविडेंड को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अच्छा अगली बात मैं लिस्टेड कंपनी की एग्जांपल लेता हूं। लिस्टेड कंपनीज को हाफ ईयरली अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब 2021 में मिसाल के तौर पे उन्होंने हाफ ईयरली अकाउंट्स, जिनको जो बड़ी तफसील से बनते भी नहीं है, थोड़ी तफसील से बनते हैं, और ऑडिटर भी उनको ऑडिट नहीं करता बल्कि रिव्यू करता है। खैर वो तो आप ऑडिट में पढ़ेंगे। अगर 31 दिसंबर ईयर एंड है तो 1 जनवरी 21 में साल शुरू हुआ, 30 जून 21 पे 6 महीने एंड हुए। अब इसके अकाउंट्स भी बहुत तफसीली तो नहीं होते, लेकिन 1-2 महीने फिर भी इनको लग जाते हैं। अब जब 1-2 महीने बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आई, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं जरा लिखने की जगह मिल जाए, तो शेयर होल्डर्स तो बैठे थे यूं करके, उन्होंने प्रॉफिट देखकर देखा, डायरेक्टर्स बड़ा प्रॉफिट है, बड़े प्रॉफिट 6 महीने में कमा लिए, पूरा साल हमें क्यों इंतजार कराते हो यार, थोड़ा सा इनमें से हमें डिविडेंड बांट दो। ठीक है, अब ये 21 के साल का प्रॉफिट नहीं है, इंटरिम प्रॉफिट है। क्या है जी? इंटरिम प्रॉफिट, नॉट फाइनल। ठीक है, तो इसकी बेस पे जो डिविडेंड बांटा जाएगा वो भी इंटरिम डिविडेंड कहलाएगा। अब ये 21 वाले साल का इंटरिम डिविडेंड 21 में मिलेगा, इसके लिए 22 में जाने की जरूरत नहीं है। यानी फाइनल डिविडेंड जो है ये 20 के प्रॉफिट्स में से बट रहा है मिसाल के तौर पे 21 में, लेकिन 21 का इंटरिम 21 के ही प्रॉफिट्स में से बट जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं लगानी, किस पे लगानी है वो बताऊंगा मैं, तो सिर्फ लिखवाऊंगा, बताऊंगा कल। तो इसका मतलब दूसरा जो टाइप है डिविडेंड का वो है इंटरिम डिविडेंड, और ये जिस साल का होता है उसी साल में नजर आता है। तो फिर 20 के बारे में क्या ख्याल है? 20 के बारे में भी ऐसा ही है। मैं हाफ ईयरली के जम्पशन ले रहा हूं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये 9 मंथ्स के भी अकाउंट्स बनाते हैं वो लोग, छोड़ो उस बात को, फिलहाल तो ये मिड ऑफ द ईयर ही रखो। 6 महीने के प्रॉफिट को देख के फिर राल टप की शेयर होल्डर्स की, हमने कहा थोड़े से डिविडेंड बांट दो। हमने कहा अच्छा तुम इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हो, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2020 इन 2020। ये बात समझ आई? इसका मतलब दो तरह की टाइम क्लासिफिकेशन हो सकती है डिविडेंड्स की, एक फाइनल होते हैं और दूसरा इंटरिम। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे ये किस लिए पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया कि मिसाल के तौर पे अगर हम 2020 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बना रहे होंगे तो सवाल में कई सारे डिविडेंड देगा, हम 20 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाते हुए फाइनल ऑफ 19 और इंटरिम ऑफ 20 सिर्फ लेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी होगा तो उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बाकी इंटरिम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फाइनल एक ही होता है। लेकिन ये डिविडेंड कैश भी हो सकता है, बोनस। जब डिविडेंड अनाउंस हुआ तो फिर पूछेंगे अगली बात, फाइनल है, अच्छा ठीक है, कौन सा है? कैश है तो पहली एंट्री, बोनस है तो दूसरी एंट्री, चेंज इन इक्विटी बनानी है। ठीक है, सही है जी, बिल्कुल। मैंने यही अर्ज किया कि चाहे फाइनल है चाहे इंटरिम है, ये कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, कैश भी होता है, बोनस भी हो सकता है। ठीक है, वो एंट्री तो वहां पे सिखाई हुई है।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन है पेज 483 पर, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 6 और 7 उड़ा दें फिलहाल, इसमें राइट इशू है और आखिरी है तो आसान, लेकिन चूंकि पिछली क्लास में टाइम नहीं बचा था तो मैंने ये एडजस्टमेंट नहीं किया। तो आपके ना ये दो सवाल बन जाएंगे। एक होगा, आप जब आप हेडिंग बनाएंगे ना पहले सवाल की, तो आप हेडिंग बनाएंगे क्वेश्चन 1 विदाउट 6 7 और आप सवाल में सॉल्व करा दूंगा। फिर कल में आऊंगा, मैं 6 7 को गायब करूंगा और कल नए सिरे से फिर इसी सवाल को दोबारा करूंगा, रिवीजन भी होगी, ये दो एडजस्टमेंट भी आ जाएंगी। तो कल की हेडिंग आप बनाएंगे क्वेश्चन 1 इंक्लूडिंग 6 7। ठीक है। अच्छा बच्चों, इधर देखो, ये देखो, लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में आना, स्टेटमेंट फॉर्म से लेजर में जाना, ये आपको मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। ऐसे ही है, जो लेजर बनाया जाता है, यहां पे लेजर नहीं बनाए, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नाम से देख लो स्टेटमेंट, इसके अंदर जो इक्विटी आइटम्स थे ना उनकी हमने स्टेटमेंट बना देनी है, कॉलम्स बना देने। जैसे शेयर कैपिटल है, उसमें आएगा, ये तो शेयर तो कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल का कॉलम अपना बनेगा। ये दो कॉलम्स ही आज बनने, छोटा सा सवाल है आज के सवाल में। तो शेयर कैपिटल कॉलम बनेगा, उसमें ओपनिंग प्लस कैश फ्रेश कैपिटल क्लोजिंग, रिटेन अर्निंग्स बनेगा, ओपनिंग प्रॉफिट्स ऐड होंगे, डिविडेंड्स माइनस होंगे, आपने देखा था डिविडेंड डेबिट हो रहे होते हैं, ठीक है, और क्लोजिंग, यही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट इन इक्विटी बनने लगी जिंदगी की, कंपनी का नाम और क्लोज आओ, मैंने सवाल के सामने स्टार्टेड बिजनेस इन जनवरी 17, लेकिन मसला यह है कि चेंज इन इक्विटी बनानी है 31 दिसंबर 18 की। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंसेस मैं लिख रहा हूं, ये कैसे निकलेंगे ये कल यहां से बताऊंगा। ये डिब्बा लगा रहा हूं ना, इसमें ना मैं छोटी सी एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी ना आपके लिए घर से बना के ले आऊंगा 17 की, जो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, वैसे तो आप घर पे बना भी सकते हैं, उसमें आप ओपनिंग 0 कर लेना। ओके, तो सही है ना। तो 17 की चेंज इन इक्विटी आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ इस डिब्बे से जो बनना है ना वो लिखने लगा हूं। ओपनिंग कैपिटल, सॉरी, ओपनिंग बैलेंसेस यूं करके मैं लिख देता हूं। ओपनिंग बैलेंसेस में शेयर कैपिटल का बैलेंस है 50, रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस है 30। ये सवाल मैंने थोड़ा सा बदल दिया ताकि पिछले साल की चेंज इक्विटी आपको देखनी सोचनी भी ना पड़े। अब ओपनिंग बैलेंसेस इस तरह से सवाल में गिवन होते हैं, सवाल में गिवन ही इसी तरह से होते हैं, आप पास पेपर जब देखेंगे तो ओपनिंग गिवन होते हैं नॉर्मली। ठीक है, मैंने क्या बनाना है जी, नाम क्या है इसका, एक्स कंपनी, बनाने क्या लगे हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये नाम जरा छोटे छोटे लिख दिए, और पीरियड एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। ठीक है जी, और मेरे पास अवेलेबल हैं दो ही सिर्फ चीजें, तीसरी मैंने आने ही नहीं दी सवाल के अंदर, वो उड़ा दी है नीचे से चीजें। ठीक है ना, तो दो चीजें हैं, एक है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिटेन अर्निंग्स। ये वही लेजर्स हैं बच्चों, बस स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे हैं। टोटल का कॉलम घर पे बना लेना, एंड पे टोटल का कॉलम भी आता है। ठीक है, ओके। अब 31 दिसंबर 18 की चेंज इन इक्विटी बनानी है, तो फिर सबसे पहले ओपनिंग ब्रॉड डाउन जो आते हैं, ये किस दिन का होगा, यकम जनवरी 18 पे, और ये सवाल में आपको गिवन है। ओपनिंग बैलेंसेस ये हैं एज ऑन यकम जनवरी 18, डन। सवाल में पिछले ये डिब्बा पड़ेंगे ना घर जाके, 17 की चेन इक्विटी बनाना, ओपनिंग 0 होंगे और ये आ जाएंगे, मैं 18 की बनवा रहा हूं मुश्किल वाली। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंसेस कितने आ गए जी, 50 और 30, डन, सही है। चलो, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 का तो निकल गया ना, 2018 में कितना है 45। प्रॉफिट कहां जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाता है कम करता है, तो इसका मतलब यहां पे आके लिखूंगा प्रॉफिट ऑफ 2018 कितना है 45, पॉजिटिव रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा दिया, वही काम हो रहा है। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट, ये दूसरा साल, ओपनिंग बढ़ा है प्लस प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिविडेंड माइनस होगा। ठीक है, सिर्फ वही काम है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, इन मार्च 18 के साल में खड़े हैं, फाइनल डिविडेंड 17, इग्नोर करो 17 का डिविडेंड यहां कैसे आ सकता है, फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 है, ये तो आएगा ही 18 में, है कौन, कैश, फाइनल डिविडेंड ऑफ 17, फाइनल डिविडेंड ऑफ, कॉन्फिडेंस से लिखो 18 में 17 का फाइनल में आता है, यहीं पे 17 में तो आ नहीं सकता। ठीक है कौन सा, कैश, कितने परसेंट है। अच्छा, अब आपका दिल क्या कर रहा है कि हम 45 पे रेट लगाएं, ठीक है, लेकिन लगाएंगे 50,
बताऊंगा मैं कल। पिछली क्लास में ना मैंने यहां पे एक रूल लिखा था, मेरे टीए ने वो भी मिटा दिया। खैर मैं दोबारा लिखता हूं, ये रूल है, कल इसको बताऊंगा क्या वजह होती है। डिविडेंड परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड, हमेशा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज अप्लाइड ऑन लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस। लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस। बच्चों इसकी वजह क्या है? बहुत आसान वजह है, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास इस वक्त कि मैं उस तरफ डाइवर्ट कर सकूं। वजह बताते हुए भी 1 मिनट जाया होना है सिर्फ, लेकिन कल करेंगे। फिलहाल याद करें, कल वजह बताऊंगा, लॉजिक कॉन्सेप्ट कल आएगा, ठीक है। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे लगाओगे? शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे। बस दिल कर रहा था प्रॉफिट में से बांटने हैं, नहीं, लेकिन क्यों कैपिटल में परसेंटेज अप्लाई करते हैं, वजह कल। ओके, फिलहाल सिर्फ याद करो जी। बेटा मैंने कहा वजह कल, आप आज बता रहे हैं। मैंने कहा बस याद रखें, फिलहाल पर्चे के लिए याद तो कर लेना। डिविडेंड इतनी देर में बता सकता था, लेकिन क्यों नहीं बता रहा, आज इतनी बताना है, ठीक है। तो डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा कैपिटल के बैलेंस में, क्यों, वजह कल जी। तो 50 इंटू 15, एंट्री बोलो, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। डिविडेंड डेबिट होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, डेबिट मतलब इस सारी चीजों की नेचर क्रेडिट है, डेबिट मतलब कम। अब एंट्री होने लगी है, देखना जरा, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेबल बैलेंस शीट में क्रेडिट। दूसरी तरफ ये चेंज इन इक्विटी है, यहां पे इसने नहीं आना, सिर्फ एक इंपैक्ट आया जी। बोलो 7.5, लो भाई, डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में और डिविडेंड पेबल लायबिलिटीज में क्रेडिट। डन। और लास्ट है, आज की लास्ट एडजस्टमेंट है, सितंबर 18 में इंटरिम डिविडेंड बांट दिया, और दोनों ही हैं आज, दोनों ही हैं, दोनों आगे भाई इंटरिम के वक्त में। तो यहां पे हम लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड ऑफ 18 में ही होता है। अब कैश भी है, बोनस कैश। अगेन रूल क्या है, रूल परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमेशा, तो 50 इंटू जल्दी से बताओ 4% है, और साथ ही बोनस, सर्फ एक्सेल भी और बोनस भी, 50 इंटू 6%। अब दोनों की एंट्रीज डिफरेंट है, जी। पहली एंट्री डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल, कैश डिविडेंड की एंट्री कितने से? 2 से, डिविडेंड पेबल दिमाग में क्रेडिट। दूसरी एंट्री डिविडेंड तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट ही होना है, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? ये बोनस शेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के फेस पर दोनों डेबिट क्रेडिट नजर आते हैं, कैश डिविडेंड के दोनों नजर नहीं आते, क्योंकि ये विद इन इक्विटी मूवमेंट है, टेम्परेरी। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो निकाल के ना ऐसा बना लिया कि आप वो कभी भी नहीं ले सकते। खैर छोड़े, कल बात करेंगे। एंट्री बोले रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। ये रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गई और सॉरी शेयर कैपिटल बढ़ गया, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। कितनी अमाउंट? 3 से, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और सवाल खत्म। कल यही सवाल दोबारा कराऊंगा ताकि रिवीजन भी हो, और उसमें एडजस्टमेंट भी डालेंगे। अब अगली बार टोटल कॉलम बना के आना। क्लोजिंग कितना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। टाइमथी वाला सवाल कंप्लीट करके आना है, लाजमी मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, इसको सिर्फ इतना ही करना है जितना आपको मैंने करवाया है। कल बाकी कॉन्सेप्ट इसके पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये ऐसा ही है, आसान सा टॉपिक, ठीक है। लेकिन कल यही सवाल दोबारा शुरू करेंगे। टाइमथी वाला सवाल कंप्लीट कीजिएगा, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।